ओके, सो कल की क्लास में आई थिंक वी एंडेड एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? ये 23 नंबर क्वेश्चन पे आके रुके थे। सो क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? ये कल थोड़ा सा जल्दी जल्दी में डिस्कस किया था, बट क्या आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया था? ओके, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए क्या था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ना इस बड़े से एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर रहे थे। अब जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि हम उसी चीज को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? उसी चीज को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है ये वाला स्टेप मैंने कैसे लिखा, ये वाला स्टेप, है ना? तो जरा ध्यान से सोचो। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूं, x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं यस सर। कुछ नहीं तो टॉकीर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो x का लोएस्ट पावर क्या आएगा? मल्टीप्लाई अगर करोगे इन दोनों को तो x का लोएस्ट पावर क्या आएगा? सोच के बताओ। रियांशु आप भी सोच के बताइए। x का लोएस्ट पावर तब आएगा जब आप इस एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन में से x का लोएस्ट पावर वाला उठाओगे। अब x का लोएस्ट पावर 1 नहीं है, x का लोएस्ट पावर 0 है, और यहां पे भी x का लोएस्ट पावर क्या है? 0। तो आपको इस एक्सप्रेशन में x का लोएस्ट पावर कब मिलेगा? मल्टीप्लाई करने के बाद, जब आप अंदर वाले टर्म्स में से भी वो वाले ही टर्म उठाओ जिसमें x का पावर लोएस्ट है और उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन पे बात करो। तो जब ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तब जाके हमको क्या मिलने वाला है? तब जाके हमको मिलेगा x, ठीक है? तो एक नॉर्मल सी डिस्कशन सोचिए कि a प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई प्लस एफ, आप इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? आप इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? तो पहले आप a को मल्टीप्लाई करते किसके साथ? a को मल्टीप्लाई करते आप d प्लस ई प्लस एफ के साथ, फिर आप लिखते प्लस बी लिख के फिर आप उसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? d प्लस ई प्लस एफ के साथ, और उसके बाद आप लिखते प्लस सी और उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं d प्लस ई प्लस एफ के साथ, राइट स्टूडेंट्स? इसी तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन करते कि नहीं करते? बोलो यस और नो, टॉकी एंड रियांशु। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते, यस और नो? अब इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन में तो बहुत सारे टर्म्स निकल कर आएंगे, है ना? इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारे टर्म्स निकल कर आएंगे। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से x का स्क्वायर कब निकलेगा? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से x का स्क्वायर कब निकलेगा? जरा सोच के बताओ। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से x का स्क्वायर कब निकलेगा? सोचो, तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकलेगा x का स्क्वायर। x का स्क्वायर निकलेगा जब आप, यस आदर्श? सर x का स्क्वायर तब आएगा जब हम इसके फर्स्ट टर्म जिसमें x का पावर 0 है और उस लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली, एक वैसे ही केस होगा। फर्स्ट लास्ट टर्म। हाँ,
ऐसे होगा जैसे आप इस यहां से आपने 1 को उठाया, तो इस 1 को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा? 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के साथ। फिर अगर आपने यहां से x को उठाया, तो देखो x को आप जैसे ये वाला सिचुएशन देखो ना, ये वाला सिचुएशन b इंटू डी प्लस ई प्लस है, तो b का मल्टीप्लीकेशन d से भी होगा, e से भी होगा, f से भी होगा। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि x स्क्वायर वाला टर्म कब आएगा, तो अगर आपने यहां से x उठाया है, तो इन तीनों में से कौन सा टर्म होगा जिसको x के साथ मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा x। क्लियर है टॉकिंग? ठीक है। सिमिलरली यहां से अगर आपने एक्स स्क्वायर को पिक किया, तो आपका एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनाएगा, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बनाएगा, और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 4 बनाएगा। तो हमको लेकिन उसमें से कौन सी वाली चीज चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली चीज। तो बेसिकली एक दो चीजें जो सबको ध्यान में रहनी चाहिए ऐसे मल्टीप्लीकेशन का, वो है पहला कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x का लोवेस्ट पावर आएगा 0 जब यहाँ का 1 और यहाँ का 1 मल्टीप्लाई होगा, और x का हाईएस्ट पावर आएगा 4 जब ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो आपके जितने भी टर्म्स होंगे वो x के पावर 0 से लेके x के पावर 4 के बीच वाले टर्म्स होंगे। ये बात अग्री करते हो? जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको जितने भी टर्म्स मिलेंगे वो आपका x का पावर 0 से लेके x का पावर 2 तक के टर्म्स x का पावर 4 तक के टर्म्स मिलेंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है रियांशु एंड टॉकिन? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 0 से लेके x का पावर 4 तक के टर्म्स मिलेंगे, है ना? x का पावर 0 से लेके x का पावर 4 तक का मिलेंगे। मधुरेंद्र पूछ रहा है कि x का पावर 0 कब होगा? मधुरेंद्र थोड़ी देर पहले मैंने सवाल पूछा था सबसे, x का पावर 0 तब होगा जब आप पहला ब्रैकेट से 1 को उठाओगे और दूसरे ब्रैकेट से भी 1 को उठाओगे और उस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा। तो वहां पे कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आया मतलब x का पावर वहां पे क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अब ध्यान से सोचो, अगर हम इस मल्टीप्लीकेशन में x का पावर n देखना चाहते हैं, अगर हम इस मल्टीप्लीकेशन में x का पावर n देखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपसे x का पावर स्क्वायर के बारे में पूछा था ना, आपको सेम लॉजिक लगाकर यहाँ पे x का पावर n के बारे में सोचना है। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ से 1 उठाते हो तो यहाँ कौन सा टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x टू द पावर n वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा कि नहीं? तभी जाकर तो आपको x टू द पावर n मिलेगा। बिकॉज पिछले वाले जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पे बनेगा। इस क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्स टू द पावर n वाला टर्म कहाँ पे बनेगा। तो एक्स टू द पावर n वाला टर्म कहाँ पे बनेगा ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहला ब्रैकेट का हर एक टर्म को सोचना पड़ेगा कि दूसरे ब्रैकेट के किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स टू द पावर n बनेगा। ठीक है, और हमको उनका कोफिशिएंट का दरकार है सिर्फ जरूरत है। तो अब यहां से हमने 1 को उठाया, तो यहां से हम उठा रहे हैं x टू द पावर n को, तो 1 का कोफिशिएंट तो 1 ही है, और x टू द पावर n का कोफिशिएंट कितना है? तो 1/n फैक्टोरियल। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? हरी, अब टेल मी यस और नो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां से x टू द पावर 1 वाला टर्म उठाऊंगा, तो जरा बताओ कि यहां से कौन सा वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? अगर मैं यहां से x टू द पावर 1 वाला टर्म उठाऊंगा तो मुझे यहां से कौन सा वाला टर्म उठाना पड़ेगा? सेकंड लास्ट। एग्जैक्टली, तो वो मेरे को x टू द पावर n बना के देगा। तो x टू द पावर n बना के देगा, ये जब पता चल गया तो अब कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट के लिए मेरे को इसका सेकंड टर्म का कोफिशिएंट जो कि 1/1 फैक्टोरियल है, इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा? उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 1/n-1 का फैक्टोरियल। ठीक उसी तरीके से अब अगर हम यहाँ से सेकेंड टर्म को उठाते हैं तो हमको यहाँ मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल, और वहां से आएगा n-2 का फैक्टोरियल, थर्ड लास्ट टर्म। फिर ऐसे करते करते जब हम ये वाला टर्म उठाएंगे सेकेंड लास्ट टर्म तो हमको यहाँ से
सेकेंड टर्म उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/n-1 फैक्टोरियल यहां से निकल कर आएगा, और ये देखो सेकेंड टर्म x⁴ के नीचे क्या है 1 फैक्टोरियल है, और फाइनली यहाँ पे x⁴n वाला टर्म, ये यहाँ से आखिरी टर्म के लिए हमको यहाँ से कौन सा टर्म उठाना पड़ जाएगा, हमको उठाना पड़ जाएगा ये 1 वाला टर्म, ठीक है। तो ये चीज आई थी, ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा था। अब ये लिखने के बाद मैंने आप लोगों को यही बोला कि देखो तो ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, इस स्टेप्स में कॉमन चीज दिख रही है। क्या दिख रही है कॉमन चीज? इसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनसीआर वाला एनसीआर का जो फॉर्मूला होता था उसका डिनोमिनेटर जैसा दिख रहा है। सबके सबके जो डिनोमिनेटर है वो एनसीआर जैसे दिख रहे हैं। तो एनसीआर जैसे, एनसीआर का फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ना ऊपर का n फैक्टोरियल मिसिंग था, तो ऊपर का n फैक्टोरियल मिसिंग के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक 1/n फैक्टोरियल बाहर रख दो, मतलब ये वाली चीज मैंने बोली मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वाला मल्टीप्लाई करने से तो 1 ही है इसका वैल्यू, क्योंकि n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल तो कट गया। और फिर अगले स्टेप में मैंने बोला कि ये जो n फैक्टोरियल है इसको अंदर भेज दो, तो n फैक्टोरियल को अंदर भेज दिए, तो ऊपर का जो हर एक टर्म था उसका न्यूमरेटर पे n फैक्टोरियल चला गया। अब ये देखो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल किसकी वैल्यू होती है, nc0 की वैल्यू होती है। n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, तो nc1 होता है। n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होता है, nc2 होता है। तो ऐसे करते करते हमको कहां तक मिल गया, cn तक मिल गया। तो फाइनली ब्रैकेट के अंदर nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 करते करते ncn तक का एडिशन आया। आखिर ये किस में आता है, इसका समेशन क्या होता है, इसका समेशन 2 टू द पावर n होता है कि नहीं होता है? आदर्श नो सर, वही बता रहा था, कुछ नहीं सर, गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है। तो क्या ये सॉल्यूशन अब समझ में आ गया टॉकी? चलो तो नेक्स्ट मूव करते हैं। आई थिंक 24 ना, कल कल किसी ने 24 बोला था, तो कहाँ से 24 से शुरू करना है या उसके आगे से शुरू करना है? हर्ष ने 28 बोला है, 28 से पहले कोई? आदर्श ने 24 बोला है। चलो फिर 24 शुरू करते हैं जल्दी से। एक 24 जैसा बहुत सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर करते करते 100 फैक्टोरियल के स्क्वायर को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर। तो 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। थोड़ा सा मैं आगे के 7-8 टर्म्स लिखना चाहता हूँ, बाद में आपको पैटर्न दिखा दूंगा। हाँ सर ये हो गया है, ये इसमें डाउट नहीं है अच्छा अच्छा। सर, ये ऐसी देखे हैं, बनवाए थे आप। हाँ लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बोला है, तो कोई नहीं, और भी है। आपका मैसेज पहले आया था बस, यहाँ पे सब फैक्टोरियल है। तो देखिए अब अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने जो सवाल पूछा था वो पूछा था 1 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक का एडिशन। मैंने पूछा था कि 5 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर आएगा, जो मैंने दोनों क्लासेस में बताया था। तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि 5 फैक्टोरियल से लेकर आगे के जितने भी टर्म्स है, 5 फैक्टोरियल से लेके, अच्छा 10 से डिवाइड करवाया था, 10 से। तो 5 फैक्टोरियल से आगे के जितने भी टर्म्स है वो सब 10 के मल्टीपल्स आ रहे थे, अगर आपको वो क्वेश्चन याद आ रहा है तो वहां से उसके आगे के टर्म्स पे रिमाइंडर 0 आ रहा था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 1 फैक्टोरियल का जो स्क्वायर है, 1 फैक्टोरियल का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 फैक्टोरियल का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 3 फैक्टोरियल का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू 36 हो जाएगी।
4 फैक्टोरियल का जो स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू 576 हो जाएगी। लेकिन अब जब 5 फैक्टोरियल से शुरू करोगे ना, मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को अलग से लिखना चाहता हूँ। 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर का मतलब तो हो गया आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल आपका होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फिर से यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स हम डिवाइड करें 100 से। अब 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ रहा है 1 जो कि 100 से डिविजिबल नहीं है। 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ रहा है 4 जो कि 100 से डिविजिबल नहीं है। 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ रहा है 36 जो कि 100 से डिविजिबल नहीं है। 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर 576 100 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 120 इंटू 120 मिलेगा जो कि 14400 हो रहा है। अब 14400 तो फिर 100 का मल्टीपल है ना, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 100 से डिवाइड हो जाएगा तो उस ट्रिक को याद कीजिए। अगर ये वाला टर्म आपको रिमाइंडर 0 दे रहा है तो ये वाला टर्म 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर के अंदर 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर तो छुपा हुआ है ना। इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल का जो स्क्वायर है वो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर का मल्टीपल है ना। तो अगर ये 5 फैक्टोरियल के स्क्वायर का मल्टीपल है इसका मतलब कि ये 100 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल का जो स्क्वायर है उसके अंदर 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर छुपा होगा, और अगर उसके अंदर 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर छुपा होगा तो अभी अभी हमने देखा कि 6 फैक्टोरियल के स्क्वायर को 100 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है 7 फैक्टोरियल के स्क्वायर को भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और इस तरीके से आगे के हर एक टर्म को जब आप डिवाइड करोगे इंडिविजुअली 100 से, उन सब पे रिमाइंडर कितना आएगा, उन सब पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो मतलब यहां से आगे तक के टर्म्स पे तो अपने को दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारा नेट रिमाइंडर होगा, जो हमारा नेट रिमाइंडर होने वाला है इस केस में, वो नेट रिमाइंडर आपको कैसे मिलेगा, वो अगले आगे के 4 टर्म से ही मिलेगा आपको। तो आगे के 4 टर्म्स का वैल्यू है 1 + 4 + 36 + 576 होल डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका कितना हो गया 580 610 616 617 617 617 बाई 100। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 17। 614 बन रहा है क्या, 576 580 580 616 617 ही तो बन रहा है। हाँ क्लियर। तो ये वाला लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 25 तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं। तो मुझे अगला सवाल डायरेक्टली जो चैट पे पूछा है 28 नंबर, 28 से पहले और कहीं पे किसी को दिक्कत है क्या, 28 से पहले कहीं पे किसी को दिक्कत है। आदर्श ने 26 बोला हुआ है, ठीक है। आदर्श 26 नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में आदर्श सबसे पहले अगर कुछ हम आपसे पूछे कि क्या कॉमन दिख रहा है, तो मुझे हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में दिख रहा है 81 का पावर n, है कि नहीं। एक ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है आदर्श, कि सी के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ना 10 का पावर भी उतना है। देखो सी के नीचे 1 लिखा था 10 का पावर 1 है, सी के नीचे 2 लिखा था 10 का पावर 2 है, सी के नीचे 3 लिखा था 10 का पावर 3 है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। इसका मतलब है कि 1 - x टू द पावर n का 1 - x टू द पावर n का वहां पे कहीं ना कहीं एक्सपेंशन आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हर्ष, सॉरी आदर्श, हम 1/81 टू द पावर n को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो अब क्या क्या टर्म्स बच गए। तो जैसे पहला टर्म था 1/81 टू द पावर n, तो उसका 1 बचेगा। अगला टर्म है 10/81 टू द पावर n इंटू 2c1, तो उसमें से 10 टू द पावर 1 बचेगा इंटू 2nc1 बचेगा। फिर अब आएगा प्लस, यहाँ पे बचेगा 10 टू द पावर 2 इंटू 2nc2। तो अब ये इस तरीके से कंटिन्यू होके कहां तक चल रहा है, ये चल रहा है आपका 10 टू द पावर 2n
इनटू, अब देखो यहाँ पे 81 टू द पावर n तो हम बाहर कॉमन निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे जो आखिरी टर्म होगा वो आखिरी टर्म लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ होगा, वहां पे लिखा गया होगा 2nc2n, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। और इसी लॉजिक के साथ आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ जो 1 लिखा हुआ था, ये 1 एक्चुअली में क्या था, तो ये 1 एक्चुअली में आपका 2nc0 था। क्या था ये आपका 2nc0 था। ठीक है, तो इस लॉजिक से अगर आदर्श देखे तो हमारे को ये आइडिया, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, मतलब 1 माइनस एक्स का पावर n लगेगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या जाएगी। तो अगर मैं वहां पे एक बार एक्सपेंशन लिखूं, 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता था, तो होता था आपका c0 माइनस c1 एक्स टू द पावर 1 प्लस c2 एक्स टू द पावर 2, इसी तरीके से चलता था। तो अब जरा कंपेयर करो तो दोनों को, ये वाले टर्म को कंपेयर करो, तो c1 तो आ गया, x का पावर 1 की जगह क्या दिख रहा है, 10 का पावर 1 दिख रहा है। इन दोनों को कंपेयर करो, c2 आ गया, x स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है, 10 का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो आपका x का वैल्यू पे क्या आएगा, x की जगह पे आएगा 10। तो ये आपका बनेगा 1/81 टू द पावर n ब्रैकेट 1 माइनस 10 होल टू द पावर 2n। पावर कितना है 2n, क्योंकि c के ऊपर जो चीज लिखी हुई रहती है वही पावर होता है। तो आपको क्वेश्चन में c के ऊपर जो चीज लिखी हुई थी वो था 2n लिखा हुआ था। ओके, तो ये फाइनली आपका 1/81 टू द पावर n, और यहाँ पे -9 का पावर 2n, -9 का पावर 2n, तो फाइनली ये कट के 1 आ गए। विवांशु एंड आदर्श, इज दिस क्लियर? विवांशु एंड आदर्श, क्या ये चीज क्लियर है? Am I audible? ठीक है, नेक्स्ट खुशबू, आपने क्वेश्चन नंबर 27 पूछा हुआ है। 27 आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस टीपीटी होता है। वहां पे एक सिंपल सा एक्सपेंशन लिखा हुआ है, उसका 10वां टर्म और 11वां टर्म का रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें मुश्किल चीज क्या है, मेरे को ये समझाना थोड़ा। पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाना है, इसमें तो सिंपल सा आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पे एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उसको पहले कर लोगे, है ना। ये वाले क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें डाउट हुआ है ना और आपने बाकी क्वेश्चन नहीं पूछे, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको बाकी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई होगी। क्योंकि ये इस पेज में आप मेरे को ये बस बता दो कि इस पेज में आखिर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो 27 से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। मुझे एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा इस पूरे पेज में 21 से लेके 31 के बीच में। तो दैट इज वेरी बैड, बिकॉज इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन, और ये तो रिपीटिशन हो गया, इसके जैसे तो 8-10 क्वेश्चन हमने क्लास में मिनिमम किए होंगे। तो बी वेरी एक्टिव यार, मतलब कि क्या पढ़ाई कर रहे हो नहीं पता, बट डेफिनेटली अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। इसका जनरल टर्म आप कैसे लिखते, TR+1 लिखते, फिर वहां पे आता आपका 20CR, फिर आप लिखते 2 का पावर 20 माइनस आर, फिर आप लिखते -3x³ का पावर r। अब क्वेश्चन में क्या है, 10वां टर्म और 11वां टर्म। अब 10वां टर्म मतलब T10, 11वां टर्म मतलब T11। तो 10वां टर्म होता है तो r का वैल्यू 9 जाएगा, क्योंकि ये हम r+1 के फॉर्म में लिखेंगे तो 9+1 होगा। तो 20C9, 2 का पावर 11 एंड -3x³, -3x³ का पावर 9, फिर T11 में बनेगा T10+1, तो ये हो जाएगा आपका 20C10, 2 का पावर 10 -3x³ का पावर 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खाली इसका रेशियो दे रखा है कितना, 45/22। तो आप इसको इक्वल टू 45/22 करके क्या सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वर्क हार्ड और एल्स स्टॉप वर्किंग एट ऑल। प्लीज डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यार, आई मीन एवरीवन इज वेटिंग, एंड अगर आप क्लास में नहीं पढ़ाई किए हो, यहाँ पे इस तरीके के सवाल पूछ रहे हो। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एक्सपेक्टेड। Okay, so next after this we have 28. 28 is a good question यार, मतलब important question, इसको मार्क करो।
28 में कह रहा है इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर m इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n मॉड ऑफ x लेस देन 1 है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर दिस, तो m की वैल्यू कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n का। अब क्वेश्चन ने बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया कि आपका मॉड x क्या होगा, मॉड x लेस देन 1 होगा। तो सबसे पहले थॉट क्या आना चाहिए कि ऐसे एक्सपेंशन में अगर मॉड x लेस देन 1 होता है, मतलब कि वो वहां पे कौन सा फंडा लग जाता है? फ्रैक्शनल, मतलब कि वो फ्रैक्शनल एक्सपेंशन था ना, फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव वाला, वो वाला फंडा लगेगा। ठीक है, अच्छा अब आपको इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स मिलेंगे? तो इसके एक्सपेंशन में आपको मिलेंगे इनफाइनाइट टर्म्स। इसके एक्सपेंशन में आपको कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे इनफाइनाइट टर्म्स। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा गया है उस सवाल में क्या दिया गया है? कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर दिया हुआ है। x का कोएफिशिएंट एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसका एक्सपांशन लिखेंगे कितना तक, क्योंकि क्वेश्चन में x और x स्क्वायर की बात की गई है, तो हम भी अपने एक्सपेंशन में x स्क्वायर से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पहले वाले का एक्सपेंशन लिखूंगा तो 1 प्लस mx प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर। अब इसके आगे का मुझे नहीं लिखने की जरूरत है, मैं थोड़ी देर में बताता हूं क्यों। सिमिलरली यहां पे लिखेंगे तो 1 माइनस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। इसमें भी मेरे को आगे लिखने की जरूरत नहीं है। कोई बता सकता है क्यों मैंने यहाँ पे x के हायर पावर्स नहीं लिखे? एनीवन, क्या आप बताना चाहोगे कि मैंने यहाँ पे x के हायर पावर्स क्यों नहीं लिखे? हाँ विवांशु बताओ। सर क्योंकि वो सब वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला रहता है तब तक इग्नोर की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि आपके हायर पावर्स ऑफ x की वैल्यू इग्नोर की जा सकती है। यस हर्ष बताइए। सर क्योंकि दोनों जो इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे बढ़ेंगे तो पावर बढ़ते जाएगा। एग्जैक्टली, सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स कि अगर हम अगला टर्म उठाएंगे तो एक्स क्यूब वाला टर्म होगा। अब एक एक्सप्रेशन से अगर आप एक्स क्यूब वाला टर्म उठाओगे और उसको दूसरे एक्सप्रेशन के खाली 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक्स क्यूब वाला टर्म आ जाएगा, जिसकी हमको जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आई बात समझ में? अगर आप अगला टर्म लिखोगे तो हम तो अभी तक एक लिखे एक्स का पावर 0 वाला टर्म, फिर एक्स का पावर 1 वाला टर्म और उसके बाद एक्स का पावर 2 वाला टर्म। तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होता है? नेक्स्ट टर्म होता है एक्स का पावर 3 वाला टर्म। लेकिन एक्स का पावर 3 वाला जो टर्म होगा एक एक्सप्रेशन से, अगर आप उसको दूसरे एक्सप्रेशन के किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो या तो आपको एक्स का पावर 3 मिलेगा या फिर एक्स का हायर पावर्स मिलेगा। दोनों ही केस में आपके लिए लर्निंग क्या रहेगी कि उसकी तो जरूरत नहीं है मेरे को इस क्वेश्चन में, और इसीलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हम 3 टर्म से आगे नहीं लिखेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड यहीं पे आपका 90% काम खत्म हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अली सेशन में हो, अनम्यूट करना। यस सर। सॉल्व किए हो क्वेश्चंस? नो, थोड़ा थोड़ा किए, पूरा नहीं किए। अच्छा, तो अब देखिए, अब हमको ना यहाँ पे इसके मल्टीप्लीकेशन से क्या निकालना है? एक्स का टर्म निकालना है एंड एक्स स्क्वायर वाला टर्म निकालना है। तो फिर एक्स का टर्म कैसे आएगा जरा ये बताओ। तो एक्स का टर्म आएगा जब ये वाला 1 यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ये वाला एक्स वाला टर्म यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तभी जाके एक्स का टर्म निकलेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा mx माइनस nx, और आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म कब मिलेगा? एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा जब आपका ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, एक्स का टर्म को जब एक्स का टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ तब, और इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब। मतलब पहले एक्सप्रेशन से 1 उठाया तो अगले एक्सप्रेशन से एक्स स्क्वायर को उठाना पड़ेगा, पहले एक्सप्रेशन से एक्स का टर्म उठाया तो अगले एक्सप्रेशन से भी एक्स का टर्म उठाना पड़ेगा, तभी जाके एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर पहले एक्सप्रेशन से एक्स स्क्वायर वाला टर्म उठाया तो दूसरे एक्सप्रेशन से एक्स का पावर 1 वाला टर्म उठाना पड़ेगा।
तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं इसको कर पाएंगे। आई बात समझ में आप सबको? तो अब हम उसको लिखना शुरू करते हैं। पहले x वाला टर्म क्या लिखा था हम लोगों ने, mx माइनस nx, और ये जो रेड कलर से जो मैंने एरोस बनाए हैं वो सब क्योंकि x स्क्वायर वाले टर्म होंगे तो x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा n इंटू एन माइनस 1/2, फिर आएगा माइनस mn, और उसके बाद आएगा प्लस m इंटू m माइनस 1/2। बोलो तो यहां तक किसी को दिक्कत? जिसको भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 28 में ये स्टेप्स कहाँ क्या किया हूं मैं, सबको समझ में आ रहा है? अमृता, आदर्श, आरजू, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x दिया 3, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x 3 दिया है, तो यहां से अगर आप x कॉमन ले लेते तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलता है, m माइनस n, उसकी वैल्यू 3 दी हुई है। और दूसरी चीज क्या दी हुई है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है -6, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है n इंटू n माइनस 1/2 माइनस mn प्लस m इंटू m माइनस 1/2 इज इक्वल टू -6। तो बस अब आपका दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, आपको इनको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर आ जाएगा। ओके, तो बस इसको यहीं पे एंड करता हूँ, ये आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 के बाद किसी ने 29 पूछा था। 29 तो यार मैंने क्लास में कराया हुआ है, मतलब शायद सेम क्वेश्चन था, जितना मुझे लग रहा है शायद सेम क्वेश्चन था, बट स्टिल एक बार इसको सॉल्व करते हैं, लोगों ने डाला है। $29 में कह रहा है कि if x is numerically so small that x square and higher powers of x can be neglected, then ये एक्सप्रेशन का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 2x/3 होल टू द पावर 3/2 इंटू 32 प्लस 5x होल टू द पावर -1/5। तो एकदम सिमिलर, आई थिंक मुझे जितना लग रहा है शायद ऑलमोस्ट सेम था क्वेश्चन, खाली हल्की फुल्की वैल्यूज अंदर की अलग थी। तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन का फंडा, यहाँ पे बोला है कि x स्क्वायर का वैल्यू इग्नोर करना है और x का हायर पावर इग्नोर करना है। इसका मतलब है आपको इसका भी दो ही टर्म लिखना है, फर्स्ट टू टर्म्स, इसका फर्स्ट टू टर्म्स लिखना है आपको, इनटू यहां से आपको फर्स्ट टू टर्म्स लिखना है। ओके, एकदम फर्स्ट टू टर्म्स। क्यों? क्योंकि पहला टर्म x टू द पावर 0 वाला होगा, अगला टर्म x का पावर 1 वाला होगा। अब x का पावर 2 वाला टर्म का तो वैल्यू 0 मान के चलना था, तो इसलिए हम आगे के टर्म्स नहीं लिखेंगे। अब इसका अगर आप पहला टर्म लिखोगे तो 1 प्लस, एक तो 1 आएगा, फिर आएगा nx। अब nx क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3/2 इंटू 2/3x, बस यहाँ पे खत्म। अब इसके लिए पहले फॉर्मूला लगाने से पहले याद कीजिए हमको 1 प्लस एक्स का फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए हमको 32 बाहर निकालना पड़ेगा। तो 32 को जब बाहर निकालोगे तो 32 इंटू -1 टू द पावर 5 बन के बाहर निकलेगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 प्लस 5/32 x होल टू द पावर -1/5। ओके, और अब आप इसका एक्सपेंशन करोगे, तो 1 प्लस, यहाँ तो ये कट के x हो जाएगा, और यहाँ पे 32 का पावर -1/5 आपका 2 टू द पावर -1 होगा, और यहाँ पे आप एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करोगे तो एक आएगा 1, उसके बाद आएगा nx मतलब -1/5 इंटू 5/32x। तो यहाँ से 5 कटेगा, ये 2 को बाहर निकालते हैं अभी,
तो फाइनली हमारे पास बच रहा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। यहां से फिर से एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, उसको इग्नोर कर देना। दैट्स इट। जिन जिन लोगों को 29 नंबर में डाउट है, यू शुड बी वर्किंग हार्ड, बिकॉज जितना मुझे याद आ रहा है आइदर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था या हल्का सा बस अलग था, हल्का सा। नेक्स्ट 31। 30 अब करने की जरूरत नहीं है ना, 30 तो कर सकते हो। बात करते 31 का। 31 में कहा गया है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी होल टू द पावर माइनस n। हर्ष, A1 के स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है। सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों ने एजीपी पढ़ा था ना, एजीपी। मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 3 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस एक्स का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स का पावर 4, और ये इस तरीके से कंटिन्यू होते चलेगा होल टू द पावर माइनस n। तो आप अंदर में एजीपी का सम लगाते, ठीक है, एजीपी का सम लगाते और फिर इसको सॉल्व करते। A2 के स्टूडेंट्स, अभी आपको ये क्वेश्चन बताना मुश्किल होगा, बिकॉज ये जो एजीपी है ये चीज आपने नहीं पढ़ी हुई है, तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो हमारी आधे घंटे क्लास निकल चुकी, 45 मिनट्स की क्लास हो चुकी है। एक काम कीजिए, तो सबसे पहले मेरे को ये फीडबैक आया है कि नोट करने का टाइम नहीं मिलता है मैथ्स की क्लास में। तो जो क्वेश्चन थोड़ा हटके था मैं उसको नोट करने का टाइम देता हूँ, दिस वन। जिन जिन लोगों को 28 में डाउट है प्लीज 28 नंबर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कौन सा करना है मुझे तब तक चैट में बता दो। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इन लोग को नोट कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। श्रेया, शीट तो डिस्कस हो चुका है, आप उस दिन आए नहीं थे।
शीट के क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, आप उस दिन आए नहीं थे। चलो, आई थिंक जिनको भी नोट करना था उनको टाइम मिल चुका है ना। इसके अलावा 26 थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, 24 वाज इजी, हमारे नोटबुक क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन जैसा था, 27 क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन जैसा था, एंड 29 क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन जैसा था। Okay, so next is 34, right? 34. If mod x is less than 1, then 1 plus n into 2x by 1 plus x plus n into n plus 1 divided by 2 का factorial 2x by 1 plus x का whole square डॉट 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 चल रहा है। पूछा गया है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, है ना। जिन जिन लोगों को इसमें डाउट है आपके लिए सबसे पहला हिंट क्या था क्वेश्चन में, यहां पे लिखता हूं मैं। फर्स्ट हिंट इन द क्वेश्चन वाज दैट mod x is less than 1. So this is a question of fractional slash negative index. फ्रैक्शनल स्लैश नेगेटिव इंडेक्स, मतलब ये ना सबसे पहली चीज है जो अपने को ना देखने के साथ, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा और वहां पे लिख दिया कि mod x लेस देन 1 है, तो ये एक्सपेंशन क्या होगा, और उसके बाद ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में छोटे से एक्सप्रेशन है, उसके पावर में n लगा हुआ, तो ये पहला हिंट हो गया मेरे लिए कि क्वेश्चन में mod x लेस देन 1 है, इसका मतलब फ्रैक्शनल या नेगेटिव इंडेक्स होगा। अब जब फ्रैक्शनल या नेगेटिव इंडेक्स होगा तो उसके बाद फिर सेकेंड चीज जो आती है ना, सेकेंड थिंग इज, याद करना, वी हैव डिस्कस्ड 4 different expansions, हमने 4 डिफरेंट एक्सपेंशंस डिस्कस किए हुए थे रिलेटेड टू द अबव टॉपिक। वो 4 कौन कौन से थे, तो वो 4 एक्सपेंशंस थे 1 प्लस एक्स का पावर n, जो अभी तक हम हर क्वेश्चन में यूज कर रहे थे, 1 माइनस एक्स का पावर n, उसके बाद 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n, एंड फाइनली 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n। मतलब कि 2 केसेस है ऐसा जिनका बेस सेम है, पावर में n और माइनस n दिख रहा है, और 2 केसेस है ये वाले जहां पे बेस 1 माइनस एक्स है और पावर में n और माइनस n है। तो टोटल 4 एक्सपेंशंस थे और मैंने आपको ये चारों एक्सपेंशंस को याद करने दिया था। कितने लोगों को ये बात याद है? यस हर्ष। सर इस क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n वाला यूज होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज वो आपको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ये वाले टर्म से, और इसके आगे प्लस लगा हुआ है इससे। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे एक्सपेंशन लिखूंगा इसका 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस n, तो वो होता था आपका 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 हो जाता था यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और ये इस तरीके से आगे कंटिन्यू होता था। और अगर आप अपना अब क्वेश्चन को देखोगे, मैं जूम आउट करता हूँ, क्वेश्चन को जरा कंपेयर करो, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है इधर ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है लास्ट में, दोनों का पहला टर्म 1 दिख रहा है, इसका दूसरा टर्म में n के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, और इसके दूसरे टर्म में n के साथ x है, इसके तीसरे टर्म में n इंटू एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल के साथ ये वाली चीज का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल के साथ x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। तो कंपेयर करने से क्या पता चल गया?
कंपेयर करने से ये पता चल गया कि पुट x is equal to 2x divided by 1 plus x in the above expansion to get the question. In the above expansion to get the question. Okay, so therefore आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स के जगह पे रखेंगे 2x by 1 plus x whole to the power n माइनस n, और यहाँ पे एलसीएम लेते हो आप तो 1 plus x का एलसीएम हो जाएगा, ऊपर बनेगा 1 plus x minus 2x whole to the power minus n। अब वहां पे सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 1 minus x divided by 1 plus x whole to the power minus n, and this is the answer of the question। अब यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन देखो ध्यान से, चारों ऑप्शन में कहीं पे भी पावर माइनस एन नहीं है, चारों जगह पे ऑप्शन क्या है प्लस एन है। तो चारों जगह पे अगर ऑप्शन प्लस एन है तो माइनस एन से प्लस एन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अंदर का बेस को पलट देना पड़ेगा, है ना। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है ए टू द पावर माइनस 1 क्या होता है 1/a होता है। तो इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बेस को पलट दोगे तो 1 plus x by 1 minus x होल टू द पावर n में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, श्रेया सबसे पहले समझो कि ये क्वेश्चन में फ्रैक्शनल इंडेक्स कैसे लग रहा है। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि फर्स्ट हिंट इन द क्वेश्चन वाज दैट mod x is less than 1। mod x less than 1 आपको बता दिया था, ठीक है। अब mod x less than 1 बता दिया तो अगर आप ये n के साथ जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई है 2x by 1 plus x, इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो नीचे जो चीज है 1 से छोटी है, लेकिन 1 ऐड होने के कारण डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो 1 से छोटा है। सेकेंड थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड, जब मेरे को पहला हिंट मिल गया कि फ्रैक्शनल या नेगेटिव इंडेक्स है तो फिर मेरे दिमाग में 4 एक्सपेंशन हिट करने चाहिए। ये 4 एक्सपेंशन हो गए 1 plus x का पावर n, 1 minus x का पावर n, 1 minus x का पावर माइनस n एंड 1 plus x का पावर माइनस n। इन 4 एक्सपेंशन में से भी कोई एक्सपेंशन का यूज ऊपर वाले क्वेश्चन में किया गया होगा। अब वो हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें पैटर्न याद रखने होते हैं। अब जैसे कि सारी चीजें हमको याद रहनी चाहिए जो आपको क्लियरली अभी याद नहीं है। तो 1 minus x का पावर माइनस n का जो एक्सपेंशन होता है उसके अगर मैं पहले 3 टर्म्स लिखूं तो पहला टर्म 1 आता है, अगला आता है nx और अगला आता है प्लस n into n plus 1/2 का फैक्टोरियल into x स्क्वायर। और अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो तो देखो तो पहला टर्म दोनों में 1 है, दूसरा टर्म ऊपर n के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे n के साथ x मल्टीप्लाइड है, तीसरा टर्म में यहाँ पे n into n plus 1/2 फैक्टोरियल के साथ वही चीज का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे n into n plus 1/2 फैक्टोरियल में x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। तो बेसिकली ये x था तो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ पे 2x by x 1 plus x का पावर 1 था तो यहाँ पे पावर 2 है। तो ये आपको क्या बताता है, ये बताता है कि ऊपर का जो क्वेश्चन है वो आखिर कैसे बना, वो बना जब इस एक्सपेंशन में x के जगह पे ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है पुट x is equal to 2x by 1 plus x in the above expansion। above expansion मतलब ये वाला एक्सपेंशन to get the question। तो क्वेश्चन ऑब्टेन करना चाहते हो तो इस एक्सपेंशन में खाली x की जगह पे ये रखोगे तो ऊपर वाला एक्सपेंशन आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है ये बताओ। ऊपर वाला एक्सपेंशन एज इट इज आ जा रहा है, ठीक है। बस वही x का वैल्यू पुट के क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंधी सा क्वेश्चन था एकदम। ओके सो जिन लोगों को नहीं पता था प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लीजिए एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार आता हूँ कुछ।
क्लास चल रहा है। हो गया सॉल्व? नोट कर लिया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे कौन सा करना है? 40 को टीएन से कैसे करें? 1 + x का पावर n दिया गया है। फोर्टी में दिया हुआ है 1 + x होल टू द पावर n। ये हमको पता ही ऑलरेडी। ये क्या होता है आपका c0 + c1x + c2x² डॉट 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 cn x का पावर n। अच्छा, मैं इसको दो मेथड से डिस्कस करता हूँ। एक हो गया आपका दो तरीके से याद कीजिएगा, हम इसको सॉल्व करते थे। अब इसमें जो हमको फाइंड आउट करना है, वो है c0/2 + c1/3 + c2/4, ये वाली चीजें। तो याद कीजिएगा, मैंने आप लोग को डिस्कस किया था कि जब भी हमको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के क्वेश्चन मिलेंगे सीरीज वाले, तो अगर वहां पे कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में दिख रहा है मतलब इंटीग्रेशन लगाना है, और अगर कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में दिख रहा है मतलब डिफरेंशिएशन लगाना है। तो हमको ये पता चल गया कि हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है। तो हम अगर इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं पहले, तो अगर हम पहले यहाँ इंटीग्रेशन लगाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ये देखो इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, ऐसे करते करते इस तरीके से। तो ये आपका बनेगा 1 + x होल टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका c0x + c1x² + c2x³ प्लस डॉट 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 ओहो हो बाई 1 बाई 2 बाई 3, ऐसे करते करते cn x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 डिवाइडेड बाई n+1। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है स्टूडेंट्स कि जो हमको फाइंड आउट करना है ना, उसमें c0 के नीचे 2 है, वहां पे c1 के नीचे 3 है, c2 के नीचे 4 लिखा हुआ है। तो अभी हमारे को जो वैल्यूज दिख रही है ना c0, c1, c2 के नीचे, वो जो क्वेश्चन वाली वैल्यूज है उससे एक कम दिख रही है। तो क्वेश्चन वाले से एक कम दिखने का मतलब क्या हुआ?
एक कम दिखने का मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। लेकिन याद कीजिएगा, हम जब इंटीग्रेशन करते थे तो हमने एक छोटी सी चीज डिस्कस की थी। I don't know what happened. I think internet. ओके, सो मैं कह रहा था कि अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखते हो, ये देखिए, तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि C0 के नीचे 2 है, C1 के नीचे 3 है, C2 के नीचे 4 एंड सो ऑन, है ना। तो जो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसके नीचे जो नंबर दिख रहा है वो C के नीचे वाले नंबर से दो ज्यादा दिख रहा है, दो ज्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमने जब एक बार इंटीग्रेट किया है ना, तो C0 के नीचे 1 आया है, 2 चाहिए था। C1 के नीचे 2 आया है, 3 चाहिए था। C2 के नीचे 3 आया है, 4 चाहिए था। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमको यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक बार और इंटीग्रेट करेंगे ना, तभी जाकर डिनोमिनेटर में जो हमको चाहिए वो वैल्यूज आएगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये चीज समझ में आ रही है? हमको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा यहाँ पे काम होगा। यस साक्षी? सर एक बार और रिपीट कीजिए सर, हम लीफ हो गए थे। अच्छा, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जब हमने इस एक्सपेंशन को 1 + x⁻n वाले एक्सपेंशन को जब एक बार इंटीग्रेट किया तो हमको ये रेड कलर वाली चीज मिली, है ना। ये रेड कलर वाली चीज मिली। अब यहाँ पे हमें C0 के नीचे 1 दिख रहा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? C0 के नीचे 2 दिख रहा है, C1 के नीचे 3 दिख रहा है, C2 के नीचे 4 दिख रहा है, Cn के नीचे n+2 दिख रहा है। मतलब कि C के नीचे जो भी नंबर लिखा R, डिनोमिनेटर में R+2 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में R+2 दिख रहा है ना। तो अब उस लॉजिक को यहाँ पे उससे ये पता चलता है कि हमको एक बार और इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया, तो एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं? इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा +c। अब वो +c निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? याद कीजिए, +c निकालने के लिए हमको लिमिट पुट करना पड़ता था। याद है सबको? लिमिट पुट करते थे कि नहीं करते थे? तो यहाँ पे लिमिट क्या पुट करना होता था? 0 to x, 0 to x, 0 to x, 0 से x, यस हर्ष? सर डबल इंटीग्रेशन से अच्छा है कि पहले इक्वेशन में ही x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें। हाँ, वही अभी डिस्कस करने वाला था। अब स्टूडेंट्स देखो, जब हमको ये चीज दिख रही है कि क्वेश्चन में डबल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है, और वो इसीलिए पड़ रही है क्योंकि पहली बार में हमारे पास C0, C1, C2 वगैरह के केस में क्या था? x का एक पावर था। अगर हम हर एक टर्म में एक पावर बढ़ा दें, जैसे ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इंटीग्रेट वन मोर once more to get the answer,
तो एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? दूसरा अप्रोच ये हो सकता है अप्रोच 2, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, ये होता है आपका C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn x टू द पावर n। अब थोड़ा सा पॉइंट समझो, अगर हमको C0 के नीचे में 2 चाहिए, C0 के नीचे में 2 चाहिए, तो हमको C0x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? C0x, क्योंकि x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² 2 निकल कर आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x C0 प्लस C1x² प्लस C2x³ प्लस डॉट 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 Cn x टू द पावर n प्लस 1। और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन। इससे फायदा ये हो जाएगा कि अब आपका जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड का तो इंटीग्रेशन हम क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, राइट हैंड साइड पे आ जाओ तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कि C0 x² 2 हो गया, फिर यहाँ पे C1 x³ 3 हो गया, फिर यहाँ देखिएगा C2 x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, और ऐसे करते करते Cn x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 हो गया। तो हमको जो क्वेश्चन में चाहिए था ना, अब देखो तो वो ये वाला पार्ट है क्या? जो हमको क्वेश्चन में चाहिए था वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जब ये दिख गया कि जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन चाहिए था वो ये वाले हिस्से हैं, तो अब हमको सिर्फ और क्या करना है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिमिट पुट करना है और हमको आंसर मिल जाएगा। लिमिट पुट करना है x का वैल्यू 0 से 1। इस केस में हमारा लिमिट क्या चला जाएगा? इस केस में हमारा लिमिट चला जाएगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं बिकॉज बहुत सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में किए हुए, मुझे अभी भी याद है मैंने ये सीरीज वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाए थे, ठीक है। तो 0 से 1 का लिमिट पुट करोगे और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब बचा लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कॉपी खोल के देखना, आपको वहां पे दिख जाएगा। अब हम आते हैं अप्रोच 3 पे। थर्ड अप्रोच क्या होगा? तो अप्रोच 3 होगा यूजिंग जनरल टर्म, यूजिंग जनरल टर्म। अब जनरल टर्म को कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हमको जैसे दिया है C0/2 प्लस C1/3 प्लस C2/4 प्लस डॉट 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 Cn/n प्लस 2। तो इसी को हम अभी सम मान लेते हैं, इसी को हम s मान लेते हैं, और ये s की वैल्यू अगर मैं सिग्मा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं तो सिग्मा NCR डिवाइडेड बाई r प्लस 2 है, सिग्मा NCR डिवाइडेड बाई r प्लस 2 है, राइट। r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक। यहाँ पे हमारे पास अब देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पे r प्लस 2 दिख रहा है, तो एक चीज दिमाग में आती है n प्लस 2 CR प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसमें अगर हम n और r को बाहर निकाले तो n प्लस 2 बाई r प्लस 2
इंटू n+1 सी r+1, और इसमें से भी अगर हम n+1 और r+1 को भी बाहर निकाल दें तो n+2 बाई r+2 इंटू n+1 बाई r+1 इंटू NCR हो जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं कि क्या क्या चीजें मेरे पास प्रेजेंट है, तो मेरे पास ये वाला टर्म प्रेजेंट है, मेरे पास ये वाला टर्म प्रेजेंट है, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो ये भी हम लेकर आ जाएंगे। हमें दिक्कत हो रही है r+1 के कारण। ठीक है, तो अगर r+1 के कारण दिक्कत हो रही है, ट्राई करके देखते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने n+1 n+2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर हम ये वाला अप्रोच लगाए, देखिए, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में r+2 दिख रहा था, मतलब हमको यहां तो पहुंचना पड़ेगा, n+2 CR+2 पे पहुंचना पड़ेगा। अब n+2 CR+2 पे पहुंचना पड़ेगा, और हमारे पास क्वेश्चन में NCR दिया हुआ था, तो मैंने रेड कलर से आपके सामने क्या किया है, रेड कलर से आपके सामने मैंने n+2 CR+2 एंड NCR के बीच में रिलेशन निकाला है। ठीक है, तो मैं उसके बीच में रिलेशन निकाला। अब इस रिलेशन में मेरे लिए दिक्कत क्या थी, जो जो टर्म्स नहीं थे, कौन कौन से टर्म्स नहीं थे, तो n+2 नहीं था, n+1 नहीं था, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर डिवाइड कर दो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो। वो कर दिया मैंने, ये जो देख पा रहे हो ब्लू कलर से लिखा हुआ था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमको कौन प्रॉब्लम कर रहा था, हमको प्रॉब्लम कर रहा था r+1। r+1 में हमने अभी फिलहाल क्या लॉजिक लगाया है, देखते अभी आंसर आता है कि नहीं, बट r+1 ये देखो रेड कलर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया। अब ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट दिख रहा है, स्टार्टिंग वाले जो टर्म्स है, ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू, ये ऊपर n+2 n+1, नीचे r+2 r+1 NCR था, इसकी वैल्यू थी n+2 CR+2। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेके एन n+2 सी r+2, लेकिन फिर ब्रैकेट में r+1 दिक्कत कर रहा है। तो इस r+1 को अगर मैं यहाँ पे अब r+1 वाला ब्रैकेट को ओपन करने की सोचूं, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा r इंटू n+2 सी r+2 प्लस n+2 अब ये वाला तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, थर्ड मेथड से पता नहीं हो नहीं रहा है। ओके, आई थिंक डन। यहाँ पे कैन वी डू दिस एज r+2 - 1। Okay. अच्छा, क्या इसको किसी ने जनरल टर्म से सॉल्व किया हुआ है? आई थिंक ये करने से हमारा काम हो जाएगा। देखो, तो एक बार सारे स्टेप्स वापस से बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने रेड कलर से n+2 सी r+2 पे जाना था और NCR का बीच में रिलेशन निकाला। अब उस रिलेशन में मेरे को ये दिखा कि मुझे न्यूमरेटर में चाहिए n+2 इंटू n+1, डिनोमिनेटर में चाहिए r+2 इंटू r+1। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या किया, तो इसके बाद मैंने n+1 n+2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लेकिन जो r+1 मिसिंग था ना, वो r+1 को हम सिग्मा के बाहर नहीं रख सकते क्योंकि वो वेरिएबल है। सिग्मा में जो वेरिएबल है वो r ही है। तो मैंने इसीलिए अंदर में r+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये देख रहे हो, ब्लैक कलर का ब्रैकेट के अंदर किया। और अगले स्टेप में क्या करना था, अगले स्टेप में मैं r+1 को r+2 - 1 लिखता। उसको लिखने का फायदा ये होता कि अब आप r+2 को मल्टीप्लाई करते एक बार इस पूरे टर्म के साथ और फिर -1 करते, तो ये हो जाता आपका। अब मैं उसको पूरा ब्रैकेट को सेपरेट करके लिख रहा हूं।
हर्ष आई थिंक हो गया क्या? हाँ, यस सर, कैंसिलेशंस हो जाएंगे अब। अब कैंसिलेशन हो जाएंगे ना, डन। सर लेकिन अगर एग्जाम में ये आ गया तो हम लोग वो r+1 को कैसे एनालाइज करेंगे? उसको 2 में फिर ब्रेक करना है। देखो, जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको याद हो क्लास में, तो एक यस में सर, हमने हुआ था r+1 ना? r-1 हुआ था। एग्जैक्टली, सिर्फ आर बचा हुआ था, आर बचा हुआ था और हमको बन नहीं पा रहा था, तो हमने वहां पे +1 -1 किया। तो वही चीज मेरे को अभी याद आ गई, वो चीज याद आ गई, तो मैंने यहाँ पे r+2 -1 में उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इसके बाद ओके सर। है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी मेमोरीज के, हाँ हमने सिमिलर क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें क्या है, अब जैसे ये वाला जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये n+1 CR+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला Yes, टर्म n+2 CR+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, टाइम ओवर हो चुका है, आई एम एंडिंग माय क्लास हियर एंड विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।